राधे राधे, वंदे मातरम। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आपको जैसा कि पता है कि एडुटेरिया का नया बुक आ चुका है और ये जो नया बुक है, यह बुक है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए। एडुटेरिया का एडुटेरिया बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो सेट है वो अवेलेबल हो चुका है। और ये जो सेट है ये क्या है साथियों, ये आप बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए है। आइए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के साथ, भारत माता की जय के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेट है ये पूरा का पूरा सेट आपका एकदम बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित है और ऐसा डिटेल डिस्कशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा साथियों। ये डिटेल डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, यानी कि सर्वेश क्लासेज केजीजी पे मिलेगा। ओके, अभी देखिए ये बुक सब जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए पीडीएफ में परेशानी थी तो मैंने पीडीएफ कहीं से लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु थी साथियों तांबा। क्या थी? पहली धातु मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। और मानव ने तांबा का उपयोग सबसे पहले कहां से करना स्टार्ट कर दिया था? तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में मानव ने किस किस यूज किया था? कांसा का। तो कांसा किससे मिलकर बना है? तो कांसा जो है तांबा प्लस तीन से मिलकर बनी धातु है। क्या चीज आपका? कांसा। तो इसीलिए मानव के उपयोग में लाई गई पहली धातु क्या थी? तो तांबा थी, क्योंकि कांसा तो धातु है ही नहीं, कांसा तो क्या है साथियों? मिश्र धातु है। और इसका प्रयोग कहां हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में। और आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ही साथियों आपको क्या मिला था? तो एक मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की प्रतिमा मिली थी, नर्तकी। और ये नर्तकी की प्रतिमा कैसी प्रतिमा थी? तो कांस्य प्रतिमा थी। ये ऐसा डिटेल डिस्कशन आपको एडुटेरिया के बुक में भी नहीं मिलेगा। ये मेरा आपसे क्या है? वादा है, आप बुक खोल के देख लीजिए और उसके बाद ही आप क्या हुए? सर्वेश क्लासेज केजीजी के साथ जुड़िए। ओके, आपको तो पता है कि आपका भाई 2 बार बिहार दरोगा और 1 बार बीपीएससी क्वालिफाई है, इसलिए डिटेल डिस्कशन कराता है। अगला सवाल देखिए साथियों, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेशा क्या था साथियों? तो कृषि और पशुपालन था। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मुख्य पेशा, एकदम इंपॉर्टेंट पेशा क्या था जो कि आर्य जो सिर्फ वही करते थे? तो आर्य सिर्फ और सिर्फ जो करते थे वो था आपका कृषि और पशुपालन। लेकिन आर्य जो है बाद में उत्तर वैदिक काल में ज्यादा किधर शिफ्ट हो गए? पशुपालन की तरफ। और पशुपालन में भी लोग क्या पालते थे? गाय पालते थे। और गाय को जो है ये लोग क्या कहते थे? तो गौ हत्या को निषेध था और गाय की मृत्यु पर क्या दिया जाता था? गाय की हत्या पर मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड। ओके, और गाय की खोज के लिए क्या होती थी? गौवेषणा, गौवेषणा नामक युद्ध होता था, गौवेषणा नामक युद्ध होता था। और लड़कियां गाय दूती थी, जिससे क्या कहते थे? तो गोहिता या दुहिता कहते थे। क्या कहते थे? दुहिता। लड़कियों को क्या कहते थे? दुहिता। और उत्तर वैदिक काल में अगर पूछता, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में लोग क्या करने लगे थे? उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास हुआ। वही सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में साथियों व्यापार की अधिकता थी। ओके, मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की? आपको पता है कि मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके कहने पे की? तो अपने गुरु कौटिल्य के कहने पर। और आपको पता है कि अगर आपका गुरु तगड़ा हो आप जरूर क्या कर सकते हैं? अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इस वंश का अंतिम अगला शासक कौन बना? ये बना था बिंदुसार। कौन बना था? बिंदुसार। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध सम्राट का पहला क्या कहते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को मगध सम्राट का पहला साम्राज्य कहते हैं। और इन्होंने उपाधि ली थी एकाटक की। किसकी उपाधि ली थी? एका रट की उपाधि ली थी, मतलब एकमात्र राजा की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य इसके क्या थे? गुरु थे। और कौटिल्य ने ही किसकी रचना की थी? अर्थशास्त्र की रचना। सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी? देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सातवाहन ने किसका सिक्का चलाया था? तो शीशे का सिक्का। शीशे का सिक्का कौन चलाया था? सातवाहनों ने चलाया था। और सातवाहन वंश का राजकीय भाषा क्या था साथियों? तो सातवाहन वंश का जो राजकीय भाषा था वो क्या था साथियों? तो वो था आपका प्राकृत। क्या था? प्राकृत भाषा थी सातवाहन की। और पाली भाषा में सर्वाधिक उपदेश किसने दिया? तो बौद्ध
बौद्ध ने पाली भाषा में, और संस्कृत जो है ये गुप्त काल की क्या थी, प्रसिद्ध भाषा थी। और अपभ्रंश क्या है, तो हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप था ये संस्कृत का, और इसी से क्या हुआ, अपभ्रंश से अव्यय आया, और अव्यय के बाद आपका क्या हुआ साथियों, तो बिल्कुल सही आपका हिंदी का विकास हुआ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आपको पता है साथियों, उत्तर पथ के लगभग 12 राजा और दक्षिण पथ के 9 राजाओं को हरा दिया था किसने, समुद्रगुप्त ने। इसलिए विंसेंट आयर ने, किसने, विंसेंट ने इन्हें क्या कहा था, तो भारत का नेपोलियन कहा था। वैसे होना चाहिए उल्टा, इसे कहा जाना, नेपोलियन को कहा जाना चाहिए था विश्व का समुद्रगुप्त, क्योंकि आपको पता है साथियों कि समुद्रगुप्त जो है ये क्या था, और इसकी चर्चा हमें कहां से मिलती है, तो इलाहाबाद कहिए या प्रयागराज के प्रयाग प्रशस्ति लेख से, किससे, प्रयाग प्रशस्ति लेख से। और ये लेख लिखवाया कौन था, तो इसका कवि था हरिसेन। कौन था इसका कवि, हरिसेन के द्वारा ये लिखवाया गया था। ओके, ये सब आप लोग याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसने ही किसकी उपाधि ली थी, तो विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ली थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। लीलावती नामक क्या है साथियों, लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, देखिए लीलावती जो है ये क्या है, तो भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखी गई ग्रंथ थी। और इसी ग्रंथ में क्या है आपको, तो सूर्य और पृथ्वी की संकल्पनाओं का वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट ने क्या लिखा था, आर्यभट्टियम लिखा था और शुद्ध सूर्य सिद्धांत दिया था। और विल्हन के जगह पर अगर कलहन होता तो कलहन ने राज तरंगिणी की रचना की थी। ओके, दिल्ली सल्तनत में लौ एवं रक्त की नीति किस सुल्तान के द्वारा अपनाई गई, तो दिल्ली सल्तनत में लौ और रक्त की नीति एक्चुअली में क्या था साथियों, ये जो था ना, दल चालीसा का प्रमुख था, दल चालीसा का प्रमुख था। और दल चालीसा का स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। लेकिन जब ये खुद राजा बना बलबन, तो इसने सोचा कि इस दल चालीसा में से फिर कोई मेरे खिलाफ विद्रोह ना कर दे, इसलिए इसने क्या किया, तो पहले दल चालीसा का अंत कर दिया, जिसको आप लोग क्या कहते थे, तुर्क चहलगानी का अंत किया। और उसके बाद इसने क्या किया, लौ एवं रक्त की नीति अपना ली, ताकि कोई इसका विरोध करे तो उसको यह क्या करे, तलवार से उसका गला काट ले। ओके, ये क्या था, बलबन। और बलबन को क्या कहा जाता है, तो बलबन को कहा जाता है गुलामों का गुलाम। ओके, अब कहता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक MBT को क्या कहा जाता है, पगला बादशाह कहा जाता है। बेचारा ने क्या किया था, 1330 में तांबे की सिक्का चलाया। और जब ये तांबे का सिक्का चलाया भाई हो, तो सभी लोग क्या किए, गांव में बोला सोना ला और तांबा, सोना का सिक्का ला और तांबा का सिक्का ले जा। तो सभी आदमी तेजी से क्या किया, अपने घर में तांबे का ढेर सारा सिक्का डालने लगे। और हर घर में क्या हो गया, हर घर में टकसाल खुल गया, टकसाल। इस वजह से क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक का यह फैसला वापस लेना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या है, टोकन मुद्रा। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का देवगिरी जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, दौलताबाद को राजधानी ट्रांसफर की थी महाराष्ट्र में, यह भी इसका विफल हो गया। साथ ही साथ ये खुरासन अभियान करना चाहता था, खुरासन, वो अभियान भी विफल हो गया, इसलिए इसे पगला बादशाह कहा जाता। और इसने किसकी स्थापना की थी, तो दीवान ए कोही की, किसकी स्थापना की थी, दीवान ए कोही की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही बहमनी राज्य और आपका क्या है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इतना डिस्कशन कोई करा ही नहीं सकता, किसी के बस की बात है ही नहीं। अतः चैनल से जुड़ जाइए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। 15 जो सेट का इस तरह से डिटेल डिस्कशन कराएंगे, आग लगा देंगे यूट्यूब पे। फरीद खां को शेर खां का खिताब किसने दिया, देखिए बचपन का नाम था फरीद खां, किसका नाम था भैया, शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी जो कि भारत का क्या है, लाल है, सासाराम में जिसकी कब्रगाह है, और जिसने क्या किया, दिल्ली सल्तनत और मुगलिया सल्तनत को उखाड़ फेंका। और ये किसका, तो ये बॉडीगार्ड था बहार खां लोहानी का। और बहार खां लोहानी पर क्या किया, एक शेर ने हमला किया। जब शेर ने हमला किया तो फरीद खां ने एक ही तलवार के धार से उस शेर को क्या किया, कत्ल कर दिया। और बहार खां लोहानी इससे खुश हो गया और इसे उपहार, इसका नाम में क्या लगा दिया, इसके नाम को लगा दिया शेर खां को, शेर खां। और बाद में जब ये क्या होता है, विलग्राम का युद्ध जीतता है, विलग्राम का युद्ध, तो ये अपने नाम को जोड़ता है शेरशाह। और चौसा के युद्ध में जब ये राजा बनता है, तो चौसा के युद्ध के बाद ये अपने नाम को बना लेता है शेरशाह सूरी। क्या बना लेता है, शेरशाह सूरी।
और शेर शाह सूरी के नाम से क्या होता है, दिल्ली के गद्दी पे बैठता है। वो बात अलग है कि बेचारा कुछ समय तक ही शासन कर पाता है, क्योंकि कुछ समय के बाद ये अग्नेस्त्र नामक हथियार चला रहा होता है, और जिससे क्या होता है, ये हथियार गोला बारूद में विस्फोट हो जाता है और शेर खां की मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा कहाँ है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मकबरा है सासाराम में, सासाराम में। और याद रखिएगा सासाराम में इसका मकबरा है सो है। इसी मकबरे को कनिंगम ने क्या कहा है, तो ताजमहल से खूबसूरत। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, तो अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, मछलीपट्टनम में। और 1613 में अस्थायी फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, तो सूरत में। याद रखिएगा। भारत आने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे, तो पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद कौन आया था, डच। डच के बाद कौन आया था, अंग्रेज आया था, ठीक है। अंग्रेज के बाद कौन आया था, डेनिश। डेनिश के बाद कौन आया था, फ्रांसीसी। ओके साथियों, अगला सवाल देखिए। इस तरह से डिटेल डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ मैं करा सकता हूं, कोई और करा ही नहीं सकता। आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। सेट नंबर ये 1 है। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में, देखिए लॉर्ड डलहौजी का नीति क्या था, तो राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प की नीति, राज्य हड़प की नीति कौन स्टार्ट किया था, लॉर्ड डलहौजी। और ये लॉर्ड डलहौजी क्या चाहता था, तो ये चाहता था कि किसी भी तरह करके हम क्या करें, किसी भी तरह करके हम क्या करें कि अवध को अपने में मिला ले। और अवध का अंतिम नवाब था बाजिद अली शाह। क्या नवाब था, बाजिद अली शाह। तो इस बाजिद अली शाह को इसने क्या किया, बोला कुशासन का आरोप लगाकर हटा दिया और अवध को मिला लिया। लेकिन बाद में जब 1857 में विद्रोह हुआ, इसी की रानी जो थी बेगम हजरत महल, कौन, बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिदरेश कादिर को क्या बना दिया, नवाब बना दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। कहता रैयतवारी बंदोबस्त के जनक कौन थे। आपको पता है कि भारत में 3 बंदोबस्त व्यवस्था थी, रैयतवारी, महालवारी और तीसरा आपका कौन था, तो जमींदारी। जमींदारी प्रथा का विकास बिहार में ही हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लेकिन रैयतवारी व्यवस्था का विकास किसने किया था साथियों, तो ये क्या था, मुनरो एवं रीड ने। और रैयत मतलब क्या होता है साथियों, तो रैयत मतलब होता है किसान। क्या होता है, किसान। तो किसानों से डायरेक्ट टैक्स लेता था और सर्वाधिक भूमि पर क्या था, यही व्यवस्था लागू थी, कौन, रैयतवारी व्यवस्था। और ओके, और हॉल्ट मैकेंजी ने क्या किया था साथियों, तो महालवारी व्यवस्था। महाल मतलब होता है गांव। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहां हुआ, 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ हुआ मेरठ से। और मेरठ से ये लोग विद्रोह करते हुए कहां पहुंच गए थे साथियों, दिल्ली। और दिल्ली में क्या किए, तो बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिए। और जब नेता घोषित किए तो बख्त खान ने क्या किया, नेतृत्व किया। लेकिन ये लोग क्या हुआ, हार गया। और लास्ट में इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे। वैसे तो सबसे अच्छा रैंक किसका आया था, सुभाष चंद्र बोस का 4th रैंक आया था, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस का 4th रैंक आया था। लेकिन सबसे पहले जो पास किए थे वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। लेकिन वो बात अलग है कि, ठीक है। और कहता चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था साथियों 1917 में। और गांधी जी चंपारण आए थे किसके कहने पे, राजकुमार शुक्ल के कहने पे। और गांधी जी जब चंपारण आए राजकुमार शुक्ल के, तो उन्होंने कहा था कि राजकुमार शुक्ल ने कहा था कि चंपारण की धरती पर मैंने एक ऐसे महापुरुष को कदम रखवाया है जिसके दर्शन मात्र से चंपारण की सारी समस्याओं का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ये किसने कहा था, तो राजकुमार शुक्ल ने कहा था। किसके बारे में कहा था, महात्मा गांधी के बारे में कहा। और यहाँ पर गांधी सफल भी हुए और 25% नील विद्रोह को लगान कम किया। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही गांधी जी 1 साल तक क्या करते हैं, तो जनरल डिब्बा में, किस डिब्बा में, जनरल डिब्बा में बैठकर पूरे भारत का सफर करते हैं और भारत को पूरी तरह से जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था, तो 1905 में सर्वेंट सोसाइटी की स्थापना की थी। ओके। और बाल गंगाधर तिलक जो है, गांधी जी इनसे भी बहुत प्रभावित थे। इसलिए जब इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी, इसके लिए गांधी जी ने तिलक कोष की स्थापना की थी। चौरा चौरी कांड कब हुआ, देखिए चौरा चौरी कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को। कहां हुआ साथियों, तो गोरखपुर में। कहां हुआ, गोरखपुर। गोरखपुर कहां है साथियों, तो यूपी में है। और यहीं पर क्या हुआ था साथियों, सबसे पहले तो
जो भगवान अहीर नाम का एक व्यक्ति था, भगवान अहीर, और ये जो है क्या हो रहा था, असहयोग आंदोलन के दौरान इसे पकड़ लिया गया था। तो क्या किया, वहां पर चौरा चौरी गांव के लोगों ने थाने में आग लगा दी और भगवान अहीर को क्या किया, छुड़ा लिया। भगवान अहीर को क्या कर लिया, छुड़ा लिया। इससे महात्मा गांधी बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। ओके साथियों, और असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा 12 फरवरी 1922 को कर दी और 20 मार्च 1922 को पूरी तरह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इतना डिस्कशन हम ही करा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहां हुई थी साथियों? तो गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, कहां पर साथियों? तो गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय मुंबई में। और इस समय जो वाइसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन बने थे? इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक बने थे साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन बने थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने थे। दादा भाई नेहरू को वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है और दादा भाई नेहरू ब्रिटेन के संसद में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे। और एओ ह्यूम को क्या कहा जाता है साथियों? तो एओ ह्यूम को जो है, इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर ह्यूम और इसे कांग्रेस का पितामह कहा जाता है। ओके, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटिश वस्तु, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यही ट्रेंड रहेगा कि बीपीएससी से आपका जो है इसी तरह से 20 प्रश्न आराम से आएगा। हम लोग बीपीएससी का जो 20 प्रश्न आएगा हिस्ट्री से, उस 20 प्रश्न को डिटेल के साथ कर लिए हैं। और साथियों यकीन मानिए कि अभी तो बहुत सारा यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आएगा, लेकिन कोई भी यूट्यूब चैनल का औकात नहीं है कि इतने अच्छे से डिस्कशन करा के आपको इतना सुंदर ढंग से याद करा दे। तो ये जो है, ये कौन था साथियों? इनका नाम था, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था साथियों? तो आइए इसको जानते हैं। ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। और कब दिया था? तो 1906 में। आपको पता है कि बंगाल विभाजन के जो विरोध में था, आपको क्या हुआ था? तो बंगाल स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था और यही स्वदेशी आंदोलन में जो है आपका इसकी स्थापना की गई। तो कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ओके, और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 5 अगस्त को हुई थी। 5 अगस्त 1905 को हुई थी। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर क्या मनाया गया था? रक्षाबंधन दिवस। रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। हिंदू मुस्लिम ने एक दूसरे को क्या किया था? राखी बांधा था। ओके, आइए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। और इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? आगा खां और ढाका के नवाब सलीमी उल्लाह। कौन? ढाका के नवाब समी उल्लाह जी। ओके, आइए, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की स्थापना की थी? तो मित्र मेला संघ की स्थापना जो है ये कौन किया था? तो विनय दामोदर सावरकर ने किया था। ओके, और ये मित्र अभिनव भारत था और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1904 में। कब हुई थी? 1904 में। और आपको पता है कि बीडी सावरकर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में क्या किया था? इंडिया हाउस की स्थापना की थी। सोहन सिंह भाखड़ा ने जो है ये क्या किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर पार्टी। और सूर्य सेन ने जो है ये क्या थे? इसे लोग क्या कहते हैं? मास्टर दा कहते। क्या कहते हैं? मास्टर दा। और इन्होंने क्या किया था? चटगांव शास्त्रागार को लूटे थे। कौन? सूर्य सेन ने। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी के द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? देखिए, एक वर्ष में स्वराज का आंदोलन नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान दे दिया था। वो बात अलग है कि 2 वर्ष तक आंदोलन चला और गांधी जी को क्या मिला? स्वराज्य नहीं मिला। और चौरा चौरी घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया साथियों? तो असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कब हुई थी? 12 फरवरी को। और 20 मार्च को पूरी तरह वापस ले लिया गया। ओके, अब कहता है भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो भारत का जब विभाजन हो रहा था तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे साथियों जेबी कृपलानी। और ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जाता है कि आजादी के समय कौन सा थे? तो जेबी कृपलानी थे। ओके,
और यही जेबी कृपलानी महोदय ने विरोध भी किया था, लेकिन कांग्रेस बाद में भारत विभाजन के पक्ष में मान गई थी। और अबुल कलाम आजाद जो है ये कांग्रेस के सबसे क्या है, तो अभी तक के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष है। कौन? अबुल कलाम आजाद। और सी राजगोपालाचारी जो है आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 1946 में भारत आए, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो सर पेंथिक लॉरेंस ने किया था। और ये जो सर पेंथिक लॉरेंस ने इसी कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर, ये कब आया था? 1946 में। और इसी के सिफारिश पर क्या हुआ था? तो भारत में किसकी स्थापना हुई थी? संविधान सभा की। संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ओके। और लॉर्ड लेनिन थिगो जो है इस समय क्या था? तो वायसराय था, लेकिन ये हट गया, ये भारत छोड़ो आंदोलन का समय था। अब वायसराय कौन बन चुका था? कैबिनेट मिशन के समय। कैबिनेट मिशन के समय वायसराय बन चुका था लॉर्ड बेबेल। और जॉन साइमन की अध्यक्षता 1928 में साइमन कमीशन कहां आया था? भारत आया था साथियों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था? भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो तरह समय था लॉर्ड लेनिन थिगो। कैबिनेट प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन जब आया, कैबिनेट मिशन, तो कौन था? लॉर्ड बेबेल था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया? गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था साथियों आगा खां पैलेस, पूना में। और इन पर गांधी जी और इनके सचिव भूला भाई देसाई और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी रखा गया था, कस्तूरबा गांधी। और यहीं पर इन दोनों की क्या हो गई थी साथियों? मृत्यु हो गई थी। गांधी जी इससे बहुत दुखी थे। अहमदनगर के किले में रखा गया था किसे? जवाहरलाल नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को। और यरवदा जेल में जो है गांधी जी को तब रखा गया था जब पहली बार गिरफ्तार किया गया था। ओके साथियों, आगे देखिए, गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रही के तहत प्रथम सत्याग्रही चुना गया विनोबा भावे को। और दूसरे सत्याग्रही चुना गया, सेकेंड चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। और तीसरे सत्याग्रही चुने गए ब्रह्मदत्त। कौन चुने गए? ब्रह्मदत्त चुने गए। ये क्वेश्चन आता है। और बिहार में जो है पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में पहले सत्याग्रही थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी याद रखिएगा। और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1940 में शुरू हुआ था। ओके साथियों, मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया? आपको पता है कि पाकिस्तान शब्द जो है ये किसने? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक व्यक्ति था, छात्र था, चौधरी रहमत अली। कौन था? चौधरी रहमत अली। इसी ने इस शब्द को गढ़ा था पाकिस्तान को। और इसकी मांग सर्वप्रथम कब की गई थी? 1940 में की गई थी। ओके। इसने किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? सांप्रदायिक अधिनियम 1932 में घोषित किया था। कौन? रेमजे मैकडोनाल्ड ने। और रेमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषित करके भारत में दलितों को क्या दिया था? आरक्षण दिया था, कुल 84 सीट पे। गांधी जी ने इसे खत्म करवाया आमरण अनशन कर पूना पैक्ट के द्वारा। और इन्होंने क्या किया साथियों? तो 16 सितंबर 1932 को हुआ था पूना पैक्ट, 16 सितंबर 1932 को। और उसके बाद गांधी जी ने इसे खत्म करवा के क्या किया? 84 की जगह लगभग 146 सीट दलितों के लिए आरक्षित करवा दिए। ओके। विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अग्रनंदन फकीर कहा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार किया था ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने। किसने? ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने। एक्चुअली में क्या था? इस समय के सचिव थे बर्कनहेड। कौन थे? बर्कनहेड थे। जब बर्कनहेड सचिव थे, कहीं बर्कनहेड महोदय ने कहा कि एक काम करो ना, तुम आजादी और डोमिनियन स्टेट करते हो तो एक अपना लिख के ले आओ। तो ये लिखे, 14 सूत्री मांग था। जब ये पूरा लिख के गए कहा? मोहम्मद अली जिन्ना के पास। तो जिन्ना ने क्या किया? 14 सूत्री मांग रख दिया। 14 सूत्री मांग रख दिया, जो उसको नहीं माना गया और ये विफल हो गया। लेकिन इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है संविधान का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। किसे? तो नेहरू रिपोर्ट को। ओके। अगला देखिए, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया महात्मा गांधी को। और खिलाफत आंदोलन हुआ किस लिए था? आपको पता है कि जो तुर्की था, तुर्की के खलीफा को क्या कहते थे? तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहते थे। और खलीफा मतलब होता है इस्लाम का क्या चीज साथियों? इस्लाम का हजरत मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी, जिसके पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक महत्वपूर्ण समय समझा और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता कर दी।
लेकिन जिन्ना इस समय गांधी जी का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, वही जिन्ना जो भारत में बाद में पाकिस्तान की मांग को लेकर प्रस्ताव पास करवाते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था साथियों? तो देखिए, भारत में जो है लॉर्ड कर्जन 1905 में वायसराय बनकर आया, जिसने क्या क्या विभाजन किया, लेकिन यहूदी वायसराय मात्र एक था, लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग था कौन सा? यहूदी वायसराय। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1922 से लेकर 1926 तक, 1922 से लेकर 1926 तक का शायद काल था लॉर्ड रीडिंग का। ओके, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहां किया गया है? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो है साथियों, ये इंदौर में कहा किया गया? इंदौर में। और इस बार जो है मुख्य अतिथि हमारे कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी जी थे। ओके, और ये कहां कम्मा था? तो एमपी में, ठीक ना। और ये 17वां प्रवासी दिवस था, ठीक ना। और ये प्रवासी दिवस की शुरुआत कब से हुई है? तो 2003 से हुई। और किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ये उद्घाटन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश में। अब ये करेंट अफेयर की सवाल है। मध्य प्रदेश में कहाँ साथियों? तो इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। ओके साथियों, कहता है द लाइट वी केयर कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? द लाइट वी कैरी पुस्तक, वसीम अकरम, मिशेल ओबामा, सुधा मूर्ति, या फिर ये। तो इसके लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा किसकी पत्नी है साथियों? ये बराक ओबामा की पत्नी है। और द लाइट वी कैरी पुस्तक की लेखक है ये कौन? मिशेल ओबामा। शरत अजंता शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धि के दिया गया? अजंता शरद कमल क्या खेलते हैं साथियों? ये टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। और टेबल टेनिस में इन्होंने क्या किया है? बहुत पदक जीता है, इसलिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। ओके साथियों, और निशानेबाज और बैडमिंटन में कौन है? तो पीवी सिंधु है, पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। ओके, तैराकी में एक भारतीय भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है, जो कि अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डीनियो पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन हवाई अड्डा किस राज्य में किया गया? तो ये कहाँ किया गया साथियों? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। कब कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, कहता है किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन हुआ? ये कल ही करेंट अफेयर में कराए थे, उत्तराखंड। देखिए, दस्तलिक जो युद्ध अभ्यास है वो किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। और कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है, ठीक ना। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। इसमें क्या है कि जो ऐसे व्यक्ति जिनके भूमिहीन व्यक्तियों को कम से कम 5 से 10 डेसिमल क्या दिया जाएगा? जमीन रहने के लिए। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान दिया गया शिव शंकरी को, और व्यास सम्मान दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। ओके, और इन्हें जो सरस्वती सम्मान दिया गया है सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? सूर्यवंशम के लिए। और इन्हें दिया गया है पागल खाना के लिए, पागल खाना के लिए। ओके साथियों, कहता है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है? तो ऑपरेशन दोस्त। कौन सा है? ऑपरेशन दोस्त। और तुर्की और सीरिया जो कि अंतोलिया के पठार पर स्थित है, अंतोलिया का पठार, तो वहीं पर क्या हुआ? भूकंप आ गया था। तो भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत का पहला जो है निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम एक्स। क्या नाम है साथियों? विक्रम एस नाम है। ओके, और ये किसने बनाया है? तो स्पेस भारत की एक कंपनी है, उसी ने। आइसोहेलेशन किसको जोड़ने वाली रेखा है? आइसोहेलेशन किसे जोड़ने वाली रेखा है? आइसोहेलाइन। हेलाइन का मतलब क्या होता है? समलवन रेखा। आइसोहेलेशन क्या है? समलवन रेखा है। शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है आपका? शुद्ध ग्रह स्थित है। और शुद्ध ग्रह किसकी परिक्रमा करते थे? सन के ही परिक्रमा करते हैं। और अभी हाल ही में बृहस्पति के चारों ओर घूमने वाले भी शुद्ध ग्रह की खोज की गई है। ओके, और आपको पता है शुरू का 4 जो ग्रह है इसे क्या कहते थे? इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और लास्ट के 4 ग्रह को गैसीय प्लैनेट कहते हैं। और यहाँ पर मंगल है, और यहाँ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? बृहस्पति। और इसी के बीच में आपका क्या है? एस्ट्रॉइड का बेल्ट घूमते रहता है, जिसे शुद्ध ग्रह। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? देखिए साथियों, फेडरेशन कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से है। ओके,
ठीक ना। और क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी का भी संबंध किससे है? फुटबॉल से है। और संतोष ट्रॉफी हाल ही में किसने जीता है? कर्नाटका। कहता ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ओणम जो है ये मुख्य रूप से मनाया जाता है और किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। तमिलनाडु में क्या मनाया जाता है? तो पोंगल मनाया जाता है। कर्नाटक का कौन सा नृत्य है? तो यक्षगान नृत्य है, यक्षगान। गोवा में क्या मनाया जाता है? तो साथियों थाईपुसम। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? आपको पता है कि इस तरह से आप यहाँ पे जो है आपका क्या है? भूटान है। आप भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन है? सबसे पहले इधर आपको क्या है? सिक्किम है, उसके बाद असम है, और यहाँ पर क्या है? पश्चिम बंगाल, और इधर क्या? अरुणाचल प्रदेश। तो कुल कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन राज्य है साथियों? असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, तो याद रखिएगा 4 राज्य। ओके। कहता निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। देखिए ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? तो वायुमंडल में इस तरह से एक लेयर बना देता है, जिससे होकर क्या होता है साथियों? तो जिससे होकर आपका जो है दीर्घ पृथ्वी के द्वारा विकिरित तरंगे वापस वायुमंडल में नहीं जा पाती है, और जिससे क्या होता है? वायुमंडल पूरा गर्म हो जाता है। और जब वायुमंडल पूरा गर्म हो जाता है, इससे क्या होता है? तापमान बढ़ता है और ध्रुवों पर जो है, ध्रुवों पर जमा हुआ बर्फ पिघलता है। क्या पिघलता है? ध्रुवों पर जमा हुआ बर्फ पिघलता है। अब यही जो बर्फ पिघलता है, ये किसके? जलवाष्प तो है ही, ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड भले है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है साथियों। ओके। इनमें से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो आपको पता है पीटर्सबर्ग में क्या होता है साथियों? पीटर्सबर्ग में सूती वस्त्रों का खूब उत्पादन होता है। और यावाटा को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है, और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ओके। और नगोया प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, किस लिए हुआ था? तो वायुमंडल के। और ओसाका क्या है? ओसाका को जापान का सबसे, इसे क्या कहा जाता है? जापान का डेट्रॉइट, डेट्रॉइट भी कहा जाता है। ठीक ना साथियों। विश्व हिंदी दिवस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 नवंबर है। अगर यहाँ 14 सितंबर कर दीजिएगा तो 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ओके। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल तो है ही, उसके बाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य प्रकाश, यानी कि उपयुक्त में से सभी क्या है? जरूरी है। अगर ये सभी होगा तभी क्या होगा? 6 CO2 प्लस H2O, यहाँ पर प्लस क्या होगा? क्लोरोफिल बटे क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। तब क्या बनेगा? C6H12O6। ओके साथियों, C6H12O6 बनता है, जिसको आप, और क्या होता है? 6O2 बाहर निकलता है। ओके साथियों। कहता है इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन का पाचन करता है? कूटपाद के द्वारा। इस तरह से अमीबा है, और जहां पर भोजन देखता है तो अमीबा क्या करता है? उसको बढ़ाते जाता है, और बढ़ाते बढ़ाते इसको इस तरह से कैप्चर कर लेता है। और चलता भी अमीबा किसके द्वारा है? कूटपाद के द्वारा। ओके। कहता है सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कीजिए और कूट के हिसाब से। तो देखिए लिजार्ड जो है, ये मछली जो है, ये किससे सांस लेता है? गिल से सांस लेता है। तिलचट्टा किससे सांस लेता है? ट्रेकिया से लेता है। मेढक साथियों किससे सांस लेता है? तो त्वचा से भी सांस ले लेता है मेढक। और लिजार्ड जो है ये किससे सांस लेगा? फेफड़ा से सांस लेगा। इस तरह से आइए आपका सही जवाब क्या है देख लेते हैं। इस तरह से आपका सही जवाब क्या है? बी नंबर है। ओके साथियों। कहता है एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विसरण। और पेड़ पौधे में जल का संवहन होता है जाइलम वाहनिलिकाओं द्वारा। ओके साथियों। निम्न में से कौन से या से कथन असत्य है? एक्सोन के चारों ओर से घिरी श्वेत झिल्ली को क्या कहते हैं? माइलिन रीथ कहते हैं। सही है। ओके। और पंच मस्तिष्क 5 पिंडों में बांटा हो जाता है, ये क्या है? ये भी सत्य है। और कहता है पार्श्व मस्तिष्क 5 पिंडों में, और आंख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है, और पौधे में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। इसमें से सही जवाब क्या है साथियों आपका?
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है और अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए। और प्लीज वीडियो को क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। और इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि क्या हो, आपका जो है क्या आपका जो है वीडियो खूब वायरल हो हमारा वीडियो। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है, तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। और सेरिब्रम क्या करता है, बैलेंस बनाता है। और मेडुला क्या करता है, तो ये हमारे शरीर में अनुत्कीर्ण क्रियाएं, यानी कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला काम है वो सब कौन करता है, मेडुला करता है। और लैंगिक जनन की विधि क्या है, अलैंगिक जनन, देखिए अलैंगिक जनन में क्या है, तो विखंडन और मुकुलन इनमें से दोनों है। और बीजाणु जनन भी है। ये सभी क्या है, अलैंगिक जनन है। ठीक ना साथियों। कहता है पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है साथियों, आपको पता है कि पराग कोश फूल में पाया जाता है और पराग कोश में पाया जाता है परागकण, जिसके वजह से परागन होता है। और परागन के बाद ही फूल से क्या बनते हैं, फल बनते हैं। नेत्र की रेटिना पर किसी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो देखिए जैसे ही नेत्र के रेटिना पर कोई प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है साथियों, वास्तविक वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। और रेटिना में कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तल लेंस लगा रहता है। कौन सा लेंस रहता है हमारे रेटिना में, उत्तल लेंस रहता है, जो 600 मेगापिक्सल के आसपास का रहता है, एमपी का। ओके साथियों। और न्यूनतम दूरी जो है हमारा 25 सेंटीमीटर है और अधिकतम दूरी अनंत है। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो सबसे पहले जो गतिशील होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। सौर पैनल बनाए जाते हैं अनेक सौर कुकरों को संयोजित कर, अनेक सौर सेलों को संयोजित कर सौर जल उसमें, तो किसे, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके सौर पैनल बनाया जाता है। और सौर पैनल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का। किसका, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, एसआई का। ओके। और ये क्या है साथियों, तो सिलिकॉन जो है ये आपका उपधातु है। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। तो मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया क्या है, तो गणना करने की, गणना और तुलना करने के भी और बदलने। तो ये देखिए मापन से हम लोग क्या करते हैं साथियों, तो सबसे अच्छी बात है कि हम लोग तुलना करते हैं और गणना करते हैं। तो तुलना करना और गणना करने की क्या है, तो सबसे सही ठीक जवाब क्या होना चाहिए, तुलना करने की। क्योंकि माप के हम लोग तुलना ही तो करते हैं कि कौन ज्यादा है और कौन कम है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि, तो हम क्या कह सकते हैं साथियों, अनुक्रमानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि एक समान चाल से वस्तु एक समान चाल से क्या कर रही है, चल रही है। ओके। अगला है जड़त्व का गुण। जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण क्या होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल क्या होती है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की निर्वात में गति कर रहा है और सभी पिंड है तो उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण क्या होगा साथियों, किसी ठोस पदार्थ का सीधे बाष्प में परिवर्तन कहलाता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे बाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वापातन। और ये कौन करता है साथियों, तो कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि वाला कपूर और नेपथलीन। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन तत्व है, कौन सा तत्व है, तो पीतल, कांसा, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक। देखिए पीतल क्या है, मिश्रण है तांबा और टीन का मिश्रण है पीतल, पीताजी तांबा और जिंक का मिश्रण है। ये तांबा और टिन का मिश्रण है। ये क्या है, तो कार्बन कार्बन प्लस लोहा प्लस निकेल का मिश्रण है। लेकिन आर्सेनिक क्या है, एक तत्व है। और आपको पता है कि बिहार में नदी जो जल है वो जल से क्या निकलता है, तो जल से आर्सेनिक की मात्रा बहुत निकल रही है। और लगभग कितने राज्यों में, बिहार के कितने जिलों में, तो लगभग 30 जिलों में जल में आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक है। कैथोड किरण में क्या उपस्थित होते थे, कैथोड कैसा किरण होता है साथियों, कैथोड किरणों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। कैथोड ऋणात्मक किरण होता है
और एनोड जो है, एनोड धनात्मक किरण होता है तो इसमें प्रोटॉन उपस्थित होगा एनोड में, और कैथोड में क्या उपस्थित होगा, इलेक्ट्रॉन। कहता है C614 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितनी है, एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या कितनी है। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है, परमाणु भार कितना है, 14 है, और मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होती है, मतलब मूलभूत कुल। ओके, अगला देखिए, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, NaCl कहते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ओके साथियों, ठीक। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व के गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता की सलाह, गोवध पर निषेध, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये किस में है, ये है आर्टिकल 48 में है। गोवध पर निषेध किस में है, आर्टिकल 48 में है। तो इसी में गांधी जी का क्या होता है, ओके। कहता है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन से हो जाना चाहिए। ये जो है कितने माह के अंदर, 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो गया, 1 माह के अंदर इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, तभी ये क्या रहेगा, लागू रहेगा। अगर 1 माह के अंदर नहीं होगा ये लागू नहीं होगा। ओके, और आपातकाल जो है कितने तहत, आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत लगता है। 356 के तहत राज्य में और 352 के तहत केंद्र में लगता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के सदस्य नहीं होते हैं। तो दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य कौन नहीं होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के वित्त मंत्री होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। ओके, लेकिन ये बात अलग है कि आर्टिकल 79 में और 80 और 81 ये तीनों को मिलाकर क्या बनता है, भारत का संसद बनता है। कौन बनता है, संसद बनता है। तो आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति का वर्णन है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। और अभी तो ये विवाद में ही था ही, किसके लिए, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका सही जवाब क्या है, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351 में क्या है कि इसमें कहा गया है कि आपका जो मातृभाषा है इसको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। और 21 के ए में क्या है, तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार बच गया है। और ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व में है। और इसे कब जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया। किसके द्वारा जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। ये संसदीय समिति कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा रिपोर्ट की तो ये लोक लेखा समिति है। और लोक लेखा समिति में कुल कितने मेंबर होते हैं साथियों, तो 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से प्लस 7 कहां से, राज्यसभा से। ओके, ठीक। कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। तो पहले 60 था, अब 62 वर्ष। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का कितना हो गया है, तो 65 वर्ष हो गया है। ये किसके द्वारा किया गया साथियों, तो ये किया गया 15वां संविधान संशोधन के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15वां संविधान संशोधन 1963 के द्वारा ये किया गया है। ओके साथियों, याद रखना है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता है।
तो चुनाव आदर्श आचार संहिता का मतलब क्या है? मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के स्वैच्छिक समझौते द्वारा सहमति, भारतीय संविधान निर्धारित आदेश, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विशिष्ट नियम या फिर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया दिशा निर्देश। तो ये है आपका ये लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विनिर्देश नियम। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत कौन नहीं आता है साथियों? टेलीफोन, डाक, रक्षा या लोक स्वास्थ्य। तो देखिए साथियों, डाक तो संघ सूची का विषय है ही, लोक स्वास्थ्य संघ सूची और राज्य सूची दोनों का विषय है। तो यही आपका क्या होगा? ये समवर्ती सूची में आता है। और सूचियों का वर्णन किस में है? अनुसूची 7 में है, 7 में है। और कुल जो है संघ सूची में कितने विषय आते हैं? तो 90 से 97 विषय आते हैं। और समवर्ती सूची में 52 विषय आते हैं साथियों। ओके, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास क्या कहलाता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ओके, व्यक्तिगत आय क्या होती है? तो देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या से भाग करने पर जो मिलता है उसे क्यों क्या कहते हैं? व्यक्तिगत आय कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का है दूसरा नाम क्या है? जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह किसी भी राज्य की सीमा के अंदर एक वर्ष उत्पादित सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम मूल्य, मौद्रिक मूल्य होता है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहते हैं पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 और चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि 69 से इस समय क्या हुआ था? तो योजना अवकाश आ गया था। क्या आ गया था? योजना अवकाश लाया गया था। किसके द्वारा? जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और इसमें जो है इसी समय योजना अवकाश के समय ही क्या हुआ था साथियों? तो हरित क्रांति भी आया था भारत में, हरित क्रांति। ओके, तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीएस का कितना है? ये है मात्र 2.98%। आपको पता है कि FRBM एक्ट के तहत राजस्व घाटा को 3% से कम रखने का क्या है? लक्ष्य है। इसलिए बिहार सरकार ने इस बार का लक्ष्य कितना रखा है? 2.98% रखा है। ओके साथियों, कहता बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही है? 2021-22 में बिहार का वृद्धि दर रहा है 10.98%। कितना रहा है? और अब जो है अब बोल रहा है कि बिहार का 16 कुछ प्रतिशत वृद्धि दर रहेगा। किसके लिए? 23-24 के लिए। इनमें से किस देश कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? तो इसका हम ट्रिक भी याद करवाए हैं बचपन में बीए। तो बचपन बो से बांग्लादेश, चौ से चीन, पौ से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, मौ से म्यांमार, दो से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा किसका है? बांग्लादेश का। कितना? 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर है। ओके साथियों, और इसके बाद कौन आता है? तो इसके बाद चीन आता है। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर की सीमा, जिसको हम लोग डुरंड लाइन भी कहते हैं, जो कि वर्तमान में क्या है? तो भारत और पाकिस्तान। भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। अगर आप इस तरह से क्या कीजिए, इस तरह से अगर आप भारत बनाइएगा, ऊपर का ये क्या है? ऊपर का भाग है ये हिमालय, उसके बाद ये है आपका क्या चीज? उत्तरी मैदान, और ये है आपका पर्वतीय प्रदेश, और ये पर्वतीय प्रदेश के बाद आपका क्या बच गया इधर? मरुस्थलीय भूमि। इस तरह से भारत पठार, पर्वत, मैदान, पठार और क्या है? कोस्टलीय भूमि, 4 भागों में। लेकिन वो बात अलग है कि स्पेट महोदय ने कितने भागों में बांट दिया है? तो 6 भागों में बांट दिया है। कहता माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। नेपाल में से किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और चीन में से क्या किस नाम से? चोमू लांगमू के नाम से जाना जाता है। और भारत में से माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है। ओके, ठीक। और फीट में अगर पूछा जाए कितना होगा? 29,000 फीट के आसपास। ठीक। राज्य में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है आपका अपना प्यारा राज्य बिहार। और जनसंख्या में इससे बड़ा राज्य है यूपी और महाराष्ट्र। ओके, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान है। ओके, कहता है समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? तो तौकते जो है, तौकते का नामांकन किसने किया था? तो
म्यांमार ने किया था। किसने किया था? म्यांमार ने। और ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था, तौकते अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। और तौकते क्या है? तो एक छिपकली का नाम है। इनमें से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती, नकदी और खाद्य दोनों साग के साथ साथ खेती, दो या दो से अधिक साग की एक ही खेती, ओके, पशुपालन और क्या है? शैल उत्पादन में एक साथ खेती, उपयुक्त में से कोई। तो ये जो है मिश्रित खेती का मतलब होता है पशुपालन और कृषि का उत्पादन। यही क्या है आपका सही जवाब है। ओके, अगला देखिए, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? 8वां भारत विज्ञान महोत्सव जो है, तो विज्ञान उत्सव जो है ये कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को भारत में मनाया जाता है विज्ञान दिवस। और ये जो है आयोजित हुआ कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है कोयला। अभी तक भारत में क्या है कि सर्वाधिक जो कोयला है एनटीपीसी के द्वारा थर्मल पावर प्लांट से ही आता है। दूसरे नंबर पर अब आ गया है जल विद्युत और तीसरे नंबर पर है नाभिकीय ऊर्जा। तारे का रंग सूचक है, तारे का रंग सूचक है तारे की ताप का। तारे का रंग किसका सूचक है साथियों? उसके ताप का सूचक है। तारे का रंग क्या है? उसके ताप का सूचक है। दिन रात जिस कारण होते थे, दिन रात देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक तो ऐसे घूमते रहती है, ओके, और एक क्या होता है? तो एक जो है, तो ये जो दिन रात होता है ये भू परिभ्रमण नहीं, भू परिक्रमण के कारण होता है। किसके कारण? परिक्रमण का मतलब होता है चारों ओर घूमना, और परिभ्रमण देखिए यहाँ पर लाता अगर घूरना तो हम कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन परिभ्रमण है तो इसलिए कंफ्यूज कर गए। दिन और रात परिभ्रमण के कारण होता है। ओके साथियों, कहता निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो सबसे ज्यादा देश किस महादेश में है? तो आपको पता है कि अफ्रीका महादेश में क्या है? भखेरे देश भरा हुआ है। अफ्रीका महादेश में क्या है? भखेरे देश भरा हुआ है, लगभग 66 देश है। एशिया में लगभग कितना देश है? 54 देश है। कितना देश है? 54 देश है साथियों। ओके, और यूरोप में लगभग 37 देश है। और सबसे कम देश कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महादेश में। ओके साथियों, कहता है भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में। और तट पूछ देगा तो मालाबार तट, तट पूछ देगा तो मालाबार तट पर होता है। ओके साथियों, कहता हरित क्रांति से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूं के उत्पादन से, और गेहूं प्लस धान के उत्पादन से, धान के उत्पादन से। हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को, नॉर्मन बोरलॉग को। ओके, और भारत में किसे कहा जाता है? एसएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है साथियों। ओके, और एफ इस वर्ष का जो ये जो वर्ष है 2023, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। ओके साथियों, आइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है भारत में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? तो भारत में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है कोची हवाई अड्डा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NNRI अवस्थित है साथियों। कहाँ? बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नागपुर में या फिर दिल्ली में? तो ये स्थित है नागपुर में। कहता है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, तो इको मार्क क्या होता है साथियों? जो शुद्ध एवं मिलावट रहित होते हैं, या प्रोटीन समृद्ध होते हैं, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, या आर्थिक दृष्टि से क्या हो? व्यवहार्य हो। ये दिया जाता है शुद्ध और मिलावट रहित खाद्य पदार्थों को। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को। और इस बार का थीम क्या है? तो बीट प्लास्टिक प्रदूषण थीम है। ठीक है ना साथियों। अब आइए हम लोग आप क्या करेंगे, अब हम लोग मैथ का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या है? किसी परिमेय संख्या उसके हर और अंश में 6 से 6 अधिक है, यदि अंश 18 की वृद्धि हो तो हर में 2 की वृद्धि होती है, तो संख्या 2/3 बटे कितना हो जाती है? 2 हो जाती है। तो संख्या क्या होगी? अब आपको क्या करना है, ये इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा आपका 2/3। क्या होगा? 2/3 होगा। अब आगे देखिए, x पे पावर 5 पे पावर क्या है? 5 पर पावर x प्लस 1 है, माइनस 5 पर पावर x माइनस 3 है, बराबर 5। अगर दोनों तरफ क्या है? यहाँ 5 5 दोनों माइनस में है। ओके, और हमें x का मान निकालना है। हम लोग क्या करेंगे साथियों?
हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको मैथ का डिटेल डिस्कशन देखना है तो पहले आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को दबा के लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उसके बाद मैथ का डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले 1 मिनट में आप लोग क्या कीजिए, और ऐसा डिस्कशन क्या किसी और चैनल पर आपको मिलेगा? तो बिल्कुल नहीं। ऐसा डिस्कशन आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल यानी कि सर्वेश क्लासेज केजीजी पर ही मिलेगा। इसलिए सर्वेश क्लासेज केजीजी को क्या कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। संख्या इतना में 9 का स्थानीय मान और जातीय मान, तो स्थानीय मान कितना है 9 का 9000 और जातीय मान कितना है 9, तो दोनों को घटा दीजिए तो एक बचेगा यहाँ 9, 9 और 8, 8991। तब तक ये बना देते हैं 8991 आ गया सही जवाब आपका। ओके, अगला है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कितना होगा। इसको आप ऐसे तोड़िए कि गुना करने पर ये आ जाए, किससे 6 18, 6 और 3 तो सही है, लेकिन ये जो है माइनस आना चाहिए, तो दोनों माइनस होगा, -6 और -3, और जब दोनों माइनस मानेंगे तो एक उसमें से क्या आएगा साथियों, एक उसमें से प्लस आएगा। एक उसके बाद आगे क्या है, एक परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 66 छात्र उत्तीर्ण हो गए। तो देखिए 6% का वैल्यू कितना है 66, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 66/6, 11×6 = 1100 व्यक्ति। कितना 66 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों की संख्या उत्तीर्ण हुए और 66 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। और 94, तो मात्र 6%, तो कितना 1100 छात्र जो है ये टोटल क्या हुआ परीक्षा में 94% छात्र उत्तीर्ण हुए और 66 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत कितना है, 6% का मान है 66 है, 110। तो कहता है तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या कितनी है। एक सेकंड आप लोग क्या कीजिए, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए। 2 मिनट में हम थोड़ा पानी पी लेते, गला सूख गया है। एकदम धुआं धुआं कर दिया आपको, कोई समस्या तो नहीं। आइए अब हम लोग करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है आपको 5x पे पावर 5x, इसको क्या लिख सकते हैं 5x गुना 5 पे पावर 3/5x बराबर 5/5 पे पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5x गुना 5 माइनस 125 बटे कितना हो जाएगा 5x, ओके, बराबर 5/5x। तो इसका जो सॉल्यूशन है आपको हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं 106 नंबर का, ओके। सॉल्यूशन हम टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका डाल देंगे। यदि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, कितने पुस्तकों का 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो 10 CP बराबर क्या होगा 8 SP होगा, ओके। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, तो CP/SP, CP/SP का मान कितना होगा 4/5, यानी कि लाभ कितना होगा 1/4 गुना 100, तो कितना 25%, कितना हो जाएगा 25% लाभ हो जाएगा। 25% क्या हो जाएगा साथियों, लाभ हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, कहता है आदि 15 दिनों के लिए 6 पुरुष की मजदूरी 2400 रुपया है। 15 दिनों के लिए 6 पुरुष की मजदूरी 2400 रुपया है। 11 दिनों के लिए 9 पुरुष की मजदूरी, तो 15 गुना 6 बटे में कितना, 15 गुना 6 बटे में इसका मजदूरी कितना है, तो 2400। इसी तरह कहता है 11 पुरुष के लिए 9 पुरुष, बटे में x हो जाएगा, बराबर दोनों को कर देंगे। तो यहां देखिए 15 पुरुष के लिए 6 दिन, अब इसको दोनों को काटना है, और जब काट के आप लोग सही जवाब लाइएगा तो कितना आएगा 2640 आएगा। कितना आएगा 2640। ये फार्मूला आपको पता है ना, M1 गुना D1 बटे में W1 बराबर M2 गुना D2 बटे में W2, ओके साथियों, ये फार्मूला है। यदि साधारण ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 25 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो 25 वर्ष में स्वयं की दोगुनी, अगर मान लीजिए 100 रुपया रखे तो 25 वर्ष में कितना हो जाएगा 200। तो हमारा P कितना है 100 है, हमारा SI कितना है 100 है, हमारा टाइम कितना है 25 वर्ष है, हमारा R पूछ रहा है। तो R का मान कैसे होता है, तो 100 गुना, देखिए क्या होता है SI गुना 100 बटे में P गुना 25, तो ये कट गया 25 चौका, तो कितना 4% है। 4% हमारा क्या है ब्याज है, कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है और उनका लघुत्तम समावर्तक इतना है,
अधिक संख्या, तो इन दोनों को क्या करना है, 11 गुना 686 बटे 66, 11 छक 66 और 6 से एक बार में कम, 6 एकम 6 बच गया 2, और कितना बार में कटेगा, जितना बार में कटेगा वही इस आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो कितना बार में कट रहा है, 116 बार में कट रहा है। कितना बार में कट रहा है, 116 बार में कट रहा है। यहाँ 116 है ही नहीं ऑप्शन, इसको 116 कर लीजिए और ये आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ओके साथियों, यदि 9 विद्यार्थी का औसत अंक, क्योंकि आपको इसका फॉर्मूला पता है कि फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर गुना एलसीएम गुना एचसीएफ बटे में फर्स्ट नंबर, ओके, सेकंड नंबर बराबर होता है। 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 25 है, 6 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है, तो 9 का 25 है तो 9 गुना 25, 25 नंबर कितना होता है साथियों, 25 नंबर 225 होता है, ये हो गया आपका। उसके बाद 6 विद्यार्थियों का 80 है तो 6 गुना 80, 8 48 480, ओके। 6 विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है, तो 15 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, तो 15 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है, ये दोनों को जोड़ के और 15 से क्या करना है, भाग कर देना है। जब आप दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, 750, 705 बटे 15, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 47। कितना हो जाएगा, 47। ओके, एक निश्चित कूट भाषा में प्रोफ्यूज को LBSLVOY लिखा जाता है, तो P को क्या लिखा गया साथियों, उसी भाषा में TDS को क्या लिखा जाएगा, तो यहां पर क्या है साथियों, किसी कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टेडियस को क्या लिखा जाएगा, तो टेडियस को देखिए, ये जो है, ये जो आपका P है, ये P को हम लोग कहां दे देते हैं, इस P को एकदम सेंटर में दे दिया जाता है और इस 3 को आगे कर लिया जाता था। इसे हम लोग क्या करेंगे, DEI, उसके बाद DEIOOSTU है, इस तरह से लिख देंगे और उसके बाद इसमें सब में क्या करेंगे, तो -4 कर देंगे। तो D में -4 करेंगे तो क्या आएगा, H आएगा, और H एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा सही जवाब है। दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है टेलीग्राम पर PDF लीजिए और पूरा समझिए। दिए गए अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 2 से 6, यहाँ कितने का गैप है, 4 का, यहाँ भी 4 का है, यहाँ कितने का हो गया साथियों, तो यहाँ हो गया 7 का, फिर यहाँ कितने का हो गया साथियों, यहाँ तो 17 चौका 17 तिया 51, तो यहाँ कितना हो गया, 34 से 35 का हो गया गैप। उसके बाद यहाँ कितने का गैप हो गया, 42 का गैप हो गया। यहाँ कितने का गैप होगा पता नहीं, और यहाँ कितने का गैप हो जाएगा, तो यहाँ देखिए नीचे कितने का गैप है, 1 का, फिर यहाँ कितने का है, 3 का, फिर यहाँ कितने का है, 1 गुना 1 प्लस 3, फिर प्लस कितना होगा साथियों, इसका सही जवाब आ रहा है 472। दिए गए अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर संख्याओं को दिए गए विकल्पों में चयनित कीजिए। अब हम लोग सही जवाब बता देते हैं और इसका जो PDF है सही जवाब का, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुने जो क्या इसमें लुप्त है। वो संख्या क्या है साथियों, तो जैसे देखिए 64, 14 और क्या है 16, ये सभी क्या है 64 गुना 1 गुना 4 बराबर 16 गुना 4। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, 16 गुना 1 प्लस 4, 16 85, 1 गुना 4 कर रहे थे, 1 गुना 4 4, तो 16 चौको 64। इसी तरह हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे जिससे ये आ जाएगा, तो देखिए वाट गुना 7, 1 गुना 7 बराबर 175, तो 175 में हम लोग 7 से भाग कर देंगे, कितना बार में आएगा, 25 बार में। तो यहाँ हमारा सही जवाब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आंसर मार्क करते हैं। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब आरजू का स्थान दाहिनी से 3 स्थान परिवर्तित किया गया, आरजू का स्थान दाहिनी से कितना स्थान परिवर्तित किया गया, 3 स्थान परिवर्तित किया गया, तो वह दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर आ गया।
कहता है आरजू का 15 बच्चा था, उसमें आरजू का स्थान दाहिने से, दाहिने का मतलब क्या होता है कि इस तरह से अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, इधर आपका दाहिने है, कहता है दाहिने से 3 स्थान, तो वो क्या वह दाहिने से कहाँ आ गया, 8 में आ गया, दाहिने से 8वां, 3 स्थान आगे लाया तो 8वां आ गया, पहले तो 8 + 3 क्या करेंगे, 8 + 3 जोड़ देंगे, 8 - 3 तो कितने नंबर पर आ जाएगा, 5वें नंबर पर आ जाएगा। दाहिना दाहिना एक ही साइड है, घटा देंगे। जिस प्रकार रेखा वर्ग में संबंधित है, उसी प्रकार चाप संबंधित है, तो चाप किससे संबंधित है, वृत्त से संबंधित है। ओके, यदि डी का अर्थ है गुना, तो इसमें क्या है, सबका जो अर्थ है वो बैठाते जाएंगे, तो 16, इसका 16, और यहाँ पर सी है, तो सी का अर्थ क्या है, जोड़, तो 16 + 24, और ई का अर्थ क्या है साथियों, तो ई का अर्थ ई को जोड़ और सी को गुना लिखते हैं, सी को भाग लिखते हैं, शायद सी को क्या लिख रहे हैं, भाग लिख रहे हैं, जोड़ है, वही क्लियर नहीं है साथियों, पीडीएफ सही से नहीं आया है, इसका जवाब है 10। निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो TENT, क्योंकि TEN, लेकिन एक और टी नहीं है, और शब्दों को एक बार ही प्रयोग करना है। राजेश दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, किधर चलता है, दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। ओके, और फिर दाएं मुड़ जाता है, कहां मुड़ जाता है साथियों, दाएं मुड़ जाता है, दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, और फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है, और फिर किधर मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। ठीक ना, 30 चला, उसके बाद फिर चला 30, और फिर चला 20 मीटर बाएं मुड़कर फिर 20 मीटर चलता है, और पुनः बाएं मुड़ जाता है, पुनः किधर मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है, और 30 मीटर चलता है। 30 मीटर चला तो शुरुआती बिंदु से, तो ये देखिए 30 20 50 मीटर की दूरी पर है, कौन सा आपका, राकेश भैया, और इसका मान तो आप लोग इजीली निकाल ही लेंगे। इसका सही मान कितना होगा साथियों, 11 होगा। इस तरह से हमने आपको कराया साथियों, क्या थी, हमने आपको इस तरह से कराया कंप्लीट सेट, किसका, एडुटेरिया का सेट नंबर 1 बीपीएससी शिक्षक भर्ती का, वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ। ऐसा डिस्कशन कहीं और आपको मिल ही नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है डिटेल डिस्कशन वाला, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आप को आबाद रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद, राधे राधे।